जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 आपकी बहुत करीब है और उस परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम लोग कक्षा 12 की इंग्लिश क्लास को देखने वाले हैं। और इस इंग्लिश क्लास में इससे पहले हम लोग 27 सेट कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर अब तक उन सेट को नहीं देखा है तो एक बार चैनल पर विजिट कीजिए और ज़रूर देखिए। यकीन मानिए सारे सेट करने के बाद आप बहुत बेहतर करके आएंगे। अगर कोई सुझाव होता हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बता दिया कीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं पहले प्रश्न से कि पहला प्रश्न क्या कहता है। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब क्या कह रहा है? वी बिकेम कॉन्शियस, हम जागरूक हुए, ऑफ आवर वीकनेस, अपनी कमजोरी के बारे में, द मोमेंट, उस क्षण, हमें उस क्षण अपनी कमजोरी के बारे में ज्ञात हुआ। वी आर प्लेस्ड इन सम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, जबकि हम कुछ जिम्मेदारीपूर्ण स्थिति में थे, रखे गए हैं। वी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, वी देन ट्राई, तब हम प्रयास करते हैं, टू प्रूव इक्वल मतलब बराबरी को सिद्ध करने के लिए, टू द टास्क कार्य के, तब हम अपने कार्य के, अपने लक्ष्य के बराबरी को सिद्ध करने के लिए प्रयास करते हैं। इफ़ वी आर एवर टेम्पटेड टू गो एस्ट्रे, यदि वी आर एवर, हम कभी भी, टेम्पटेड मतलब प्रलोभित होते हैं, टू गो एस्ट्रे मतलब पथभ्रष्ट होने से, अपने मार्ग से भटकने के बारे में जब भी कभी हम प्रलोभित होते हैं, इट इज़ दिस थाट, ये वही विचार है, which prevents us, जो हमें डूइंग सो, जो हमें ऐसा करने से रोक देता है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और कभी अपने मार्ग से भटकने के लिए कोई लालच बनता है तो ये वही विचार है जब वो हमें ऐसा करने से रोक देता है। डज द एडिटर एवर केयर टू वे हिज वर्ड्स, क्या संपादक कभी अपने शब्दों को वजन को ध्यान देता है। व्हेन ही लॉन्चेज हिज फियरी डिनंसिएशन डे इन एंड डे आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जब वह अपने कठोर शब्दों को पूरे दिन में, पूरे रात यानी दिनों रात सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत करता है तो क्या वो कभी अपने शब्दों के वजन को देखता है। बट लेट हिम हैव ए सीट इन द कैबिनेट, लेकिन उसे अपने कमरे में एक सीट दे दो। नो वन इज सो थाटफुल, तो कोई भी उतना अधिक विचारपूर्ण नहीं होगा, सो बुद्धिमान, उतना बुद्धिमान नहीं होगा, सो फार साइटेड, इतना दूरदर्शी नहीं होगा, एज ही, जितना कि वह होता है। मतलब हमेशा वो नहीं होगा, लेकिन जब उसे जिम्मेदारी दे दो, उसे संपादक बना दो, कैबिनेट में बिठा दो, तो वह अपने शब्दों के प्रति बहुत अधिक विचारपूर्ण, बुद्धिमान और दूरदर्शी हो जाएगा। आर टेक द केस ऑफ ये यंग मैन, या फिर एक युवा व्यक्ति का मामला ले लो। हाउ रेकलेस एंड इरिस्पॉन्सिबल ही इज, वह कितना अधिक लापरवाह और कितना भद्दा होता है, यानी कि कह सकते हैं असभ्य होता है। रेकलेस मतलब असभ्य। बट लेट हिम मैरी, लेकिन उसकी शादी हो जाने दो, एंड हैव चिल्ड्रन, और उसके पास बच्चे होने दो। द सेम विल्ड यूथ इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए सॉबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, ठीक वही जंगली युवा अब एक सिसकियाँ लेने वाला, अर्थात अपने दुखों को समझने वाला और एक गंभीर घरेलू का, घर का जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति बन जाता है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन है बच्चों। पहला प्रश्न इसमें से कह रहा है, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज, लेखक इस पैसेज के माध्यम से क्या समझाना चाहता है। तो भैया क्या बताना चाहता है? द राइटर वांट्स टू कन्वे, लेखक समझाना चाहता है, दैट पीपुल टेंड टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, कि लोग अधिक जिम्मेदारी पूर्ण बन जाते हैं, एंड थाटफुल, और विचारपूर्ण बन जाते हैं, व्हेन दे आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब उन्हें
जिम्मेदारियां दी जाती हैं, आर फेस चैलेंजेस या फिर चुनौतियों का सामना करते हैं। क्या कहा कि लेखक इस पैसेज के माध्यम से समझाना चाहता है कि लोग बहुत अधिक जिम्मेदार और विचारपूर्ण बन जाते हैं जब उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाती है या उन्हें चुनौतियों का सामना करना होता है। अब इसी में बी वाला में पूछ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन, इस भाव का क्या अर्थ है, टू प्रूव इक्वल टू द टास्क मतलब कार्य की समान सिद्ध करने का। तो बच्चों टू प्रूव इक्वल टू द टास्क मीन्स जो कह सकते हैं कि कार्य के बराबर सिद्ध करने का अर्थ होता है टू शो दैट वन इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कोई भी एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम होता है, और जॉब असाइंड या उसे दिए गए कार्यों को वो संभालने में सक्षम बनने का प्रयास करता है। फिर इसमें और क्या कह रहा है, तो इसमें और कह रहा है व्हाट चेंजेस ए रेकलेस यूथ, एक असभ्य युवा में कौन सी परिवर्तन होते हैं, इनटू ये सॉबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, मतलब एक कह सकते हैं कि असभ्य युवा को एक जिम्मेदार और गंभीर घरेलू व्यक्ति बनाने में कौन जिम्मेदार होता है, कौन परिवर्तन करता है। तो मैरिज एंड हैविंग चिल्ड्रन, मतलब विवाह और बच्चे हो जाने से चेंज ए रेकलेस यूथ इनटू ए सॉबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, उसे एक असभ्य युवा को एक गंभीर और जिम्मेदार घरेलू व्यक्ति बनाने में परिवर्तन लाता है। अगला कह रहा है बच्चों इसमें कि व्हाट चेंज डू यू फाइंड इन द एडिटर, आप एक संपादक में क्या परिवर्तन पाते हैं। व्हेन वंस ही गेट्स ए सीट इन द कैबिनेट, जब वह कमरे में एक अपना सीट पा जाता है अर्थात अधिकार पा जाता है। तो द एडिटर बिकम्स मोर थाटफुल वाइज एंड फार साइटेड, मतलब वह एक संपादक अधिक विचारपूर्ण, बुद्धिमान और दूरदर्शी हो जाता है, बन जाता है। व्हेन ही गेट्स ए सीट इन द कैबिनेट, जब वह कमरे में एक सीट को प्राप्त करता है। अगला इसमें से कह रहा है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल शब्द का, जिम्मेदार शब्द का विलोम क्या है इस पैसेज में, तो रेकलेस है, मतलब लापरवाह है। क्या है बच्चों, लापरवाह है। एक एक नंबर का होगा ई वाले में। तो अब अगला कह रहा है व्हाट डज द वर्ड टू गो अस्ट्रे मीन इन द पैसेज, टू गो अस्ट्रे शब्द का अर्थ पैसेज में क्या है। तो भैया टू डू समथिंग रॉन्ग, मतलब कुछ गलत करना, और मेक ए मिस्टेक या कोई गलती कर देना, इसका अर्थ क्या होता है, अर्थात अपने मार्ग से भटक जाना। मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया है, आप उस काम को छोड़ करके कुछ और कर रहे हैं, तो क्या है, आप अपने मार्ग से भटक चुके हैं। फिर अगला कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एवार ऑफ, इस पैसेज में एवार ऑफ मतलब सचेत होना या कोई चीज़ जानकारी प्राप्त करने का अर्थ कौन सा शब्द है। तो कॉन्शियस है, कॉन्शियस मतलब जागरूक होना, ये आप लोगों का है। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर और लाइक करते रहिए, और चलते हैं हम लोग सेक्शन बी पर। सेक्शन बी कह रहा है राइटिंग सेक्शन है, जिसमें कह रहा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, मतलब नीचे दिए गए विषय वस्तुओं में से किसी एक पर आप 100 से 150 शब्दों में एक निबंध लिखिए, लेख लिखिए। जिसमें क्या कह रहा है बच्चों, अर्ली राइजिंग है, अर्ली राइजिंग मतलब जल्दी जागना, हेल्थ इज़ वेल्थ मतलब स्वास्थ्य ही धन है, और योर प्लान फॉर फ्यूचर भविष्य के लिए आपकी योजना। इसमें से आपको किसी एक पर लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। और हेल्थ इज़ वेल्थ में क्या है, हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य एक वास्तविक धन है, दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग, जो जीवन को कैसा बनाता है, एक बहुमूल्य रहने योग्य बनाता है। ए हेल्थी बॉडी एंड माइंड आर इसेंशियल फॉर अचीविंग आवर गोल्स एंड ड्रीम्स। ए हेल्थी बॉडी मतलब एक स्वस्थ शरीर, एंड माइंड और दिमाग यानी मन, एक स्वस्थ शरीर और मन हमें हमारे लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसेंशियल मतलब महत्वपूर्ण। गुड हेल्थ मतलब अच्छा स्वास्थ्य, इनेबल अस टू वर्क हमें कार्य करने के सक्षम बनाता है, प्ले मतलब खेलने, एंड एंजॉय लाइफ और जीवन का आनंद लेने के लिए टू द फुलेस्ट पूरी तरीके से, मतलब ये
क्या कह रहे हैं कि एक अच्छा स्वास्थ्य यानी अच्छा स्वास्थ्य हमें कार्य करने, खेलने और जीवन का पूरी तरीके से आनंद लेने में सक्षम बनाता है। विदाउट हेल्थ, बिना स्वास्थ्य के, वेल्थ एंड मटेरियल पोजीशन मतलब कि धन और पदार्थों की जो संपत्ति है आर मीनिंगलेस, अर्थहीन है, बेकार है। ए हेल्थी लाइफ स्टाइल मतलब एक स्वस्थ जीवन के तरीका में इंक्लूड्स ए बैलेंस डाइट, एक मतलब संतुलित आहार, बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार सम्मिलित होता है। रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम होता है। एंड एडक्वेट स्लीप, एडक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, और पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। क्या कहे कि एक स्वस्थ तरीके से जीवन जीने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। दीज हैबिट्स बूस्ट अवर एनर्जी मतलब ये आदतें हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इम्प्रूव अवर मूड, हमारे भावों को सुधारते हैं, हमारे विचारों को सुधारते हैं। एंड इंक्रीज अवर प्रोडक्टिविटी, और हमारी उत्पादकता को बढ़ा देते हैं। मोर ओवर, इससे भी अधिक, हेल्थ इज ए प्रीसियस गिफ्ट, स्वास्थ्य एक बहुमूल्य उपहार है। दैट वी शुड चेरिश एंड प्रायोरिटाइज, जिसे हमें पोषित करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए और इसको प्राथमिकता देते रहना चाहिए। लेट अस मेक हेल्थी चॉइसेस, आओ हम स्वस्थ चुनाव करें। एंड टेक केयर ऑफ आवर बॉडीज, और अपने शरीर का ध्यान रखें। आफ्टर ऑल, अंततः हेल्थ इज़ द फाउंडेशन ऑफ ए हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ मतलब स्वास्थ्य एक खुशहाल और प्रसन्नचित यानी भरपूर जीवन का आधार है। टेक स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे कदम लीजिए। टुडे मतलब आज, टुवर्ड्स ए हेल्थियर टुमारो, एक स्वस्थ कल के लिए मतलब आज के एक स्वस्थ कल के लिए आज ही छोटे छोटे कदम उठाइए। अब अगला प्रश्न कह रहा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, एक संपादक, एक समाचार पत्र की संपादक को एक पत्र लिखिए। अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, अपने स्थानीय क्षेत्र में बार बार बिजली के कटने की समस्या के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। अब देखते हैं बच्चों, लिख देते हैं समाचार पत्र के संपादक महोदय को, और इसमें कह रहे हैं कि टू द एडिटर मतलब सेवा में संपादक महोदय, टाइम्स ऑफ इंडिया पत्र का नाम है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो भैया सब्जेक्ट है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अवर लोकेलिटी, हमारे स्थानीय क्षेत्र में बार बार बिजली कटने की समस्या। जिसमें कह रहे हैं, सर मतलब श्रीमान जी, I am writing to express my deep concern and frustration, मैं अपने गहन चिंता और निराशा को प्रकट करने के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ। अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, हमारे स्थानीय क्षेत्र में बार बार बिजली की समस्या कटने के बारे में हम ऐसा लिख रहे हैं। द पावर कट्स हैव बिकम ए रेगुलर फिनोमिनन, मतलब ये जो बिजली की कटने की समस्या है ये नियमित बन चुकी है, बार बार हो रही है। डिसरप्टिंग आवर डेली लिव्स, हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हुए, बर्बाद करते हुए। एंड काजिंग इमेंस इनकन्वीनियंस, और अत्यधिक परेशानियों का कारण बनते हुए। डिस्पाइट न्यूमरस कंप्लेंट्स, न्यूमरस मतलब अनगिनत, कंप्लेंट्स मतलब शिकायतों, डिस्पाइट माने के बावजूद भी। टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मतलब विद्युत विभाग में अनगिनत शिकायतों के बावजूद भी द इशू रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, ये समस्या अभी भी बिना हल की हुई है, मतलब वैसे ही बनी हुई है। द पावर आउटेज ऑफन लास्ट फॉर आवर्स, कह रहे हैं कि जो बिजली की कटने की समस्या है ये लगभग घंटों तक बनी रहती है, कई बार घंटों तक बनी रहती है। अफेक्टिंग स्टूडेंट्स स्टडीज, छात्रों के अध्ययन को प्रभावित करते हुए। ऑफिस गोवर्स, कार्यालय जाने वाले लोगों, ऑफिस गोवर्स वर्क मतलब कार्यालय में कार्य करने वाले लोगों को प्रभावित करती है।
एंड स्मॉल बिजनेसेस और छोटे छोटे कार्यों को प्रभावित करती। द सिचुएशन वॉर्सनेस ड्यूरिंग पीक समर मंथ्स, ये समस्या, ये स्थिति गर्मियों में और भी अधिक, गर्मी के महीनों में और भी अधिक बन जाती है, मेकिंग लाइफ अनबेरेबल, जीवन को असहनीय बनाते हुए। आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़, मैं अधिकारियों से निवेदन करता हूँ, टू लुक इनटू दिस मैटर, इस मामले में ध्यान देने के लिए, अर्जेंटली मतलब तत्काल, एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर ये स्टेबल पावर सप्लाई, और एक अस्थाई विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए मैं उनसे निवेदन करता हूँ। योर सिंसियरली, आपका भवदीय, XXX, यहाँ पर आपको नाम नहीं लिखना होता है, डेट आप वही लिखेंगे जो परीक्षा जिस दिन होगी, 18/12/2025 मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, आप डेट वही लिखेंगे जो होगा। अथवा में क्या कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय को फीस में पूरी तरीके से छूट प्रदान करने के लिए एक लेटर लिखिए, एक पत्र लिखिए। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसमें कह रहा है कि सेक्शन सी में ग्रामर सेक्शन है, जिसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों को का उत्तर देने के लिए आप सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें क्या कह रहा है, ए फॉरेनर मतलब एक विदेशी, हु सेटल्स इन ए कंट्री, जो एक देश में स्थित हो जाता है, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इमिग्रांट कहलाता है, या इमाइग्रेंट कहलाता है, या एलियन कहलाता है, या विजिटर कहलाता है। विजिटर मतलब आगंतुक, जो आए फिर चला जाए, भ्रमणकारी जिसको कह सकते हैं। एलियन जो परग्रही होते हैं, दूसरे ग्रह पर रहने वाले। और इमाइग्रेंट और इमिग्रेंट, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। यहाँ पर इमाइग्रेंट होता है मतलब जो प्रवासी, जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवासी। अगला आप लोगों का कह रहा है बच्चों, टू डाई इन आर्नेस मीन्स, मतलब टू डाई इन आर्नेस का अर्थ क्या होता है। प्री मेडिटेटेड मर्डर यानी पूर्व योजित हत्या, या फिर डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट, एक युवावस्था में ही मर जाना, या फिर टू डाई व्हाइल इन सर्विस मतलब सेवा में मर जाना, या फिर टू बी टेकन बाय सरप्राइज आश्चर्य के साथ। तो टू डाई इन आर्नेस का मतलब होता है बच्चों कि टू डाई व्हाइल इन सर्विस मतलब सेवा काल में, कार्यकाल में मर जाना। जैसे मान लीजिए कोई मास्टर है, कोई सर्विस में है और उसकी उसी सर्विस के दौरान हत्या हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, टू डाई इन आर्नेस। आपका सी वाला विकल्प, थर्ड वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। इसका चौथे का सी नंबर कह रहा है, द सिनानिम ऑफ डिलीजेंट इज, डिलीजेंट का सिनानिम क्या है, समानार्थी क्या है। इंटेलिजेंट होगा, या एनर्जेटिक होगा, या फिर मॉडेस्ट होगा, या फिर इंडस्ट्रियस होगा। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान होता है, एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान, मॉडेस्ट मतलब सभ्य या विनम्र होता है, और इंडस्ट्रियस मतलब परिश्रमी होता है। और डिलीजेंट का मतलब भी परिश्रमी होता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों, इसमें आप लोगों का इंडस्ट्रियस सही हो जाएगा। चौथा वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड मतलब मवेशी खेत में या मैदान में चर रहे हैं। Which word in the sentence is an error, इस वाक्य में कौन से शब्द में एक गलती है। कैटल्स में है, या आर में है, या इन में है, या दा में है। तो बच्चों कैटल्स नहीं होता है, कैटल होता है, और ये ऑलरेडी प्लूरल नंबर होता है। यहाँ पर यस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन ही वाक्य में गलती कर रहा है, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है, एंटोनिम ऑफ इनविटेबल इज, इनविटेबल का एंटोनिम क्या है। एवॉइडेबल होगा, या अननेसेसरी होगा, या इनस्पेरेबल होगा, या फिर अनसर्टेन होगा। इनविटेबल मतलब होता है अभिन्न, और इनस्पेरेबल मतलब भी क्या होता है, अभिन्न होता है। अननेसेसरी मतलब अनावश्यक, एवॉइडेबल मतलब बचने योग्य, और अनसर्टेन मतलब अनिश्चित। इनविटेबल का मतलब होता है अभिन्न, और इंस्पेरेबल मतलब भी अभिन्न होता है। तो थर्ड विकल्प आपका सही आंसर। ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन,
आप किसी भी एक को, नीचे दिए गए वाक्यों में से किसी एक को क्या करें, इनडायरेक्ट नरेशन में, अप्रत्यक्ष कथन में बदल दें। अब कह रहा है मोहन सेड टू रीता, मोहन ने रीता से कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो देखिए यहाँ पर मोहन, अच्छा ये वाला जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए क्या करेंगे, सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, मोहन आस्क्ड रीता। और रिपोर्टेड स्पीच आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, व्हाट से, तो व्हाट को ही कंजक्शन लगा लेंगे, यू की चेंजिंग रीता से करेंगे तो हो जाएगा सी। और ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में तो वाज हो जाएगा, डूइंग और हियर का दियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, मोहन आस्क्ड रीता व्हाट सी वाज डूइंग देयर, मोहन ने रीता से पूछा कि वह वहाँ पर क्या कर रही थी। अब इसके बाद में क्या कह रहे हैं बच्चों, दूसरा नंबर इसमें क्या कह रहा है, तो दूसरा वाला कह रहा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने छात्रों से कहा, डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ झगड़ा मत करो। अब क्या हो जाएगा, तो द टीचर, अध्यापक ने, देखिए डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ झगड़ा मत करो, ये आपका क्या है, तो ये आप लोगों का है कौन सा वाक्य बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस है, मना कर रहा है तो फॉरवर्ड कर देंगे, तो द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, टू लगाएंगे, डू नॉट को हटा देंगे, बाकी शेष वैसे ही जोड़ देंगे, टू क्वेरल विथ वन एंड अदर। अब देखते हैं बी नंबर पर, बी नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी भी एक को जैसा निर्देश दिया गया है आप जोड़ दीजिए। तो क्या कह रहा है, वेयर इज़ ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। और दूसरा इसमें आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, इसे जोड़कर बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो क्या करेंगे बच्चों, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, अच्छा मैं क्या नहीं जानता हूँ, कि वह कहाँ जा रहा है, वेयर लगाएंगे और ही इज़ गोइंग, आई डू नॉट नो वेयर ही इज़ गोइंग, मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ जा रहा है, ये आप लोगों का बन गया क्या, तो ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसके बाद में देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है, तो इसमें से दूसरा कह रहा है आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, मैं इसे निश्चित समय पर, मतलब समय के भीतर पूरा कर लूँगा। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, क्या कहा, मुझे विश्वास है मैं इसे पूरा कर लूँगा। इनटू सिंपल सेंटेंस, इसे साधारण वाक्य में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए श्योर है ना, आई एम श्योर, तो श्योर को ही कर लीजिए श्योरली, उसके बाद कामा लगा दीजिए, आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, मतलब निश्चित रूप से मैं इसे समय के भीतर पूरा कर लूँगा। अब सी नंबर इसमें क्या कह रहा है, तो सी नंबर कह रहा है बच्चों, सी नंबर कह रहा है ट्रांसफॉर्म, क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब किसी एक को आपको वैसा करना है जैसा आपको निर्देश दिया गया है। इसमें क्या कह रहा है, बॉम्बे इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, बम्बई भारत में सबसे बड़ा शहर है। अब बदलना किसमें, इनटू कंपैरेटिव डिग्री, इसे कंपैरेटिव डिग्री में करना है। तो भैया चर्चा किसके बारे में हुई, तो बॉम्बे, तो बॉम्बे इज़, अब जो द बिगेस्ट है इसको कंपैरेटिव में लाएंगे तो बिगर हो जाएगा, तो बॉम्बे इज़ बिगर दैन लगाएंगे, उसके बाद में एनी अदर या सम अदर। अच्छा जब यहाँ पर वन ऑफ लगा होता तो मेनी अदर या मोस्ट अदर लगता, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, एनी अदर सिटी इन इंडिया, यानी बॉम्बे इज़ बिगर दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया, बम्बई भारत में अन्य किसी भी शहर से बड़ा है। अब इसमें क्या कह रहे हैं दूसरा, नो सोनर डिड द ट्रेन स्टॉप, यानी जो ही ट्रेन को रुकते हुए देर नहीं लगी, देन आई गॉट डाउन, कि मैं नीचे उतर गया। कह रहे हैं इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, उसे अफर्मेटिव में बदल दीजिए, तो नो सोनर देन का अर्थ भी ज्यों ही त्यों ही होता है, तो एज सोन एज का भी वही होता है, तो क्या करेंगे, एज सोन एज द ट्रेन स्टॉप, मतलब ज्यों ही ट्रेन रुकी, आई गॉट डाउन, त्यों ही मैं नीचे उतर गया। और इस प्रकार से आपका सी वाला यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। अब डी नंबर पर कह रहा है बच्चों, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, मतलब नीचे दिए गए वाक्यों में से किसी एक को सही कीजिए। क्या कह रहा है, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज ए किंग, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मानो मैं एक राजा था। क्या कहा, कि उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मानो मैं एक राजा था।
तो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही ट्रीटेड मी, उसने मेरे साथ व्यवहार किया, एज इफ मानो आई वर ए किंग। सही कैसे होगा, देखिए जब एज इफ लगा हो तो इसके बाद में चाहे जो भी करता हो सबके साथ वर का प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग नहीं होगा। तो आई वर ए किंग, और ये आपका हो गया सही। फिर कह रहे हैं इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट। भारत क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को हरा देने में पूर्ण रूप से विश्वास से भरा हुआ है, यानी आत्मविश्वासी है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, तो टू बीटिंग, देखिए गलत यहीं पर है ना, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, तो इसे ही आपको सही कर देना है। और क्या कर देना है, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट, और ये आपका हो गया सही। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं ई नंबर पर, और ई नंबर क्या कह रहा है, तो ई नंबर कह रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर आउन सेंटेंसेस। नीचे दिए गए शब्दों के जोड़ों में से किसी एक का प्रयोग आप वाक्य में, अपने वाक्य में कीजिए, टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, उनके अर्थों में स्पष्ट भिन्नता बनाते हुए। बर्थ और बर्थ, पहले बर्थ का मतलब होता है जन्म, और दूसरे बर्थ का जो यहाँ पर BERTH लिखा है, इसमें रेलवे बर्थ की बात हो रही है, यानी फुल सीट की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं, कह रहे हैं द बेबीज बर्थ वाज ए मोमेंट ऑफ ग्रेट जॉय फॉर द फैमिली। जो बच्चे का जन्म था वह परिवार के लिए एक बहुत बड़ी प्रसन्नता का क्षण था। बच्चे का जन्म परिवार के प्रसन्नता का एक बहुत बड़ा क्षण था। और फिर दूसरे में क्या कहा गया, द सेलर बुक्ड ए बर्थ ऑन द शिप सेलिंग टू मुंबई। मतलब जो नाविक था उसने मुंबई जाने के लिए, तैर कर जाने के लिए, जहाज़ से जाने के लिए जहाज़ में एक बर्थ अर्थात एक सीट बुक किया। पूरी फुल सीट की बात होती है बर्थ का मतलब। अब दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा कह रहा है स्टेयर और स्टेयर। पहले स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी, और दूसरे स्टेयर का मतलब होता है एकटक देखना या घूरना। तो चलिए देख लेते हैं। सी क्लिम्ड द नैरो स्टेयर टू रीच द टॉप फ्लोर ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग। वह उस पुरानी भवन के सर्वोच्च स्थान पर, यानी उस पुराने भवन के सर्वोच्च ऊपर पहुंचने के लिए उसने क्या किया, तो वह उस सकरी सीढ़ी को चढ़ गई। और इसमें क्या कह रहे हैं, द स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट मेड हर स्टेयर इन अमेजमेंट। उस विचित्र वस्तु ने उसे आश्चर्य में एकटक दिखवाया, अर्थात भौचक्का कर दिया। ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इट वाज, मतलब इस बात की कल्पना करने का प्रयास करते हुए कि यह क्या था। अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों छठवां क्वेश्चन, और छठवां क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए और इसका हम लोग अनुवाद देखते हैं। कह रहे हैं हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व है। तो क्या है, हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व है। तो क्या कहे, टाइम इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर लिव्स, यानी हमारे जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है। समय का पालन ना करने वाला कभी सफल नहीं होता है। वन मतलब कोई एक, हु डज नॉट फॉलो टाइम, जो समय का पालन नहीं करता है, कैन नेवर सक्सीड, कभी भी सफल नहीं हो सकता है। अब इसके बाद में और क्या कह रहे हैं बच्चों, बीता समय कभी लौट कर वापस नहीं आता है। बीता समय कभी लौट कर वापस नहीं आता है, यानी टाइम वंस गॉन, एक बार गया हुआ समय नेवर कम्स बैक, कभी भी वापस नहीं आता है। समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। समय के साथ साथ चलना सदैव लाभदायक होता है, यानी मूविंग विथ टाइम इज ऑलवेज बेनिफिशियल, अर्थात समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। फिर क्या कहे, छात्रों के लिए, देखिए छात्रों के लिए तो समय का प्रत्येक क्षण बहुत मूल्यवान है। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स यानी छात्रों के लिए एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, समय का प्रत्येक क्षण इज़ वेरी वैल्यूएबल, बहुत मूल्यवान है। उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। तो क्या कहा
कि दे शुड क्रिएट दियर डेली रूटीन इन ए टाइम बाउंड मैनर, मतलब समयबद्ध तरीके से। का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। तो ए पर्सन हु फॉलोज टाइम, एक व्यक्ति जो समय का पालन करता है, नेवर फेल्स इन लाइफ, वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है। इस प्रकार से बच्चों पहला सेक्शन हम लोग 15 नंबर का कर चुके, दूसरा सेक्शन हम लोग 20 नंबर का 35 हो गया, और तीसरा सेक्शन हम लोग 25 नंबर का कर चुके, यानी कुल मिलाकर के हम लोगों का 60 नंबर तक का हो चुका। अब हम लोग देखेंगे समाप्त होता है। अब यहाँ से आपका लिटरेचर का यानी बुक का चलेगा, और अब तक आप लोग 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं। तो बच्चों एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए, और इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। और अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न से। तो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आप नीचे दिए गए प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ड एज ए रैट ट्रैप, मतलब चूहेदानी का विक्रेता या वो फेरी वाला उस पूरे संसार को एक चूहेदानी के रूप में क्यों विचार करता था, क्यों मानता था? तो देख लीजिए भैया क्यों मानता था। द पेडलर कंसीडर्ड द वर्ड एज ए रैट ट्रैप, चूहेदानी का विक्रेता या वो घुमक्कड़ व्यक्ति पूरे संसार को एक चूहेदानी के रूप में मानता था। बिकॉज, क्योंकि ही बिलीव्ड, विश्वास करता था, दैट द वर्ल्ड वाज ए ट्रैप सेट, कि ये जो संसार था ये चूहेदानी के रूप में, एक जाल के रूप में था, सेट बाय द पावरफुल टू इंटिस एंड एक्सप्लॉइट द वीक, मतलब शक्तिशालियों के द्वारा लगाया गया था, व्यवस्थित किया गया, जो कमजोरों को अंदर बुलाने के लिए और फंसा लेने के लिए, बर्बाद कर देने के लिए था। जस्ट लाइक ए रैट ट्रैप लर्स रैट्स विद बैट, ठीक वैसे ही जैसे एक चूहेदानी चूहों को चारे से प्रलोभित करती है। एंड वंस काट, और एक बार जब पकड़ लेती है, दे आर ट्रैप्ड फॉर एवर, तो वह हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, फंस जाते हैं। लीविंग देम विथ नथिंग, उनके पास कुछ भी न छोड़ते हुए। मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे तो आप इसे कर लेना। इसमें क्या कह रहा है? तो इसमें कह रहा है व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। एम हैमेल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा? एम हैमेल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा? तो चलिए देख लेते हैं। एम हैमेल सेड, एम हैमेल ने कहा, दैट कि फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा सबसे अधिक सुंदर भाषा थी, इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व में। एम हैमेल ने कहा कि फ्रांसीसी भाषा विश्व में सबसे अधिक सुंदर भाषा थी। द क्लियरेस्ट, मतलब सबसे स्पष्ट, एंड मोस्ट लॉजिकल, और सबसे अधिक तार्किक भाषा थी। एंड दैट इट वाज दियर हेरिटेज, और जिससे कि यह उनकी एक विरासत थी। हेरिटेज मीन्स विरासत। ही इम्फेसाइज्ड, उन्होंने दृढ़ता से कहा, दैट दे शुड चेरिश एंड प्रिजर्व इट, कि उन्हें इसका सुरक्षा करना चाहिए और बचा के रखना चाहिए। एज इट वॉज द की टू दियर फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, क्योंकि यह उनकी स्वतंत्रता और पहचान की चाबी है। एंड वुड ऑलवेज बी ए लैंग्वेज ऑफ लव एंड सॉलिडेरिटी, और मजबूती और प्रेम की उनकी एक हमेशा के लिए भाषा बनी रहेगी। अब बी नंबर पर क्या कह रहा है बच्चों? तो बी नंबर पर कह रहा है व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपुल, बड़े लोगों के लिए कूड़े का मतलब क्या होता है? बड़े लोगों के लिए कूड़े का मतलब क्या होता है? तो फॉर द एल्डरली पीपुल, मतलब बड़े लोगों के लिए, एल्डरली रैग पीपल, रैग पिकर, जो बड़े कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, उनके लिए गार्बेज इज ए मीन्स ऑफ लिवलीहुड, कूड़े का मतलब जीविका है। ए सोर्स ऑफ इनकम, आय का एक स्रोत है। एंड ए वे टू सर्वाइव, और जीने का एक तरीका है। इट रिप्रेजेंट्स द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग ए लिविंग, यह केवल
एक जीवन जीने के मतलब या जीवन जीने के अर्थ को प्रस्तुत करता है। प्रोवाइडिंग फॉर देयर डेली नीड्स, उनके प्रतिदिन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रदान करते हुए, एंड कॉपिंग विद द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, और जीवन की कठिनाइयों, जीवन की मुश्किलों के साथ चलने के लिए। गिविंग देम ए सेंस ऑफ पर्पस, जो उन्हें उद्देश्य की एक समझ को देते हुए ये सारी चीज़ें उन्हें उपलब्ध कराती है। मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा वाले में कर लेना। और अथवा वाले में क्या कह रहा है बच्चों? तो अथवा वाले में कह रहा है, हाउ डज द ऑथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस। कब लेखक कैसा महसूस करता है, मतलब ठीक बेहोश होने के ठीक पहले लेखक ने कैसा महसूस किया, जब बेहोश हो रहा था उसके ठीक पहले उसने क्या महसूस किया। तो भैया द ऑथर फील्स, लेखक महसूस करता है, ए सेंस ऑफ फियर, मतलब डर का एक भाव, पैनिक मतलब घबराहट, एंड डिस्पेयर और निराशा, जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश होने के ठीक पहले। लेखक बेहोश होने के ठीक पहले डर, घबराहट और निराशा के भाव को महसूस करता है। एज ही इज ग्रिप्ड बाय द पैरालाइजिंग ग्रिप ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जब वह, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वाटर होना चाहिए। जब वह वाटर के यानी पानी के एक संज्ञा शून्य करने वाले जकड़ में फंस गया, एंड हिज बॉडी इज शटिंग डाउन, और उसका शरीर धीरे धीरे कार्यशील यानी निष्क्रिय हो रहा था, मेकिंग हिम हेल्पलेस, उसे असहाय बनाते हुए, एंड वल्नरेबल और दयनीय बनाते हुए, विद ए सेंस ऑफ लॉसिंग कंट्रोल, जब वो अपने नियंत्रण। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, किसी भी एक का आप 80 शब्दों में उत्तर दीजिए। और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है, दो दिया जाएगा, कोई एक करना होगा। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपुल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, मतलब कांच के फैक्ट्री में कांच की चूड़ियों का जो निर्माण करने वाले कर्मचारी हैं, लोग हैं, उनके बारे में वर्णन करो, उनके जीवन का वर्णन करो। तो चलिए वर्णन करते हैं और देखते हैं। द लाइफ ऑफ पीपुल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, तो चूड़ी उद्योग कारखाना में कार्य करने वाले लोगों का जीवन इज मार्क्ड बाय हार्डशिप एंड स्ट्रगल, मतलब कठिनाइयाँ और संघर्ष से चिन्हित किया गया है। सविता, ये यंग वुमेन, मतलब सविता एक छोटी महिला, एक युवा महिला, वर्क्स टायरलेसली, मतलब बिना थके हुए कार्य करती है। हर हैंड्स स्टेन्ड विद बर्न्स एंड स्केयर्स, उसके हाथ जलने से और दागों से खुरदुरे हैं। फ्रॉम हैंडलिंग हॉट ग्लास, गर्म कांच की चूड़ियों को पकड़ने की वजह से सख्त हो गए हैं। सी टॉयल्स इन ए स्मॉल डिंगी रूम, वह एक छोटे से बदबूदार कमरे में परिश्रम करती है, कार्य करती है। हर आईज स्ट्रेन्ड फ्रॉम फोकसिंग ऑन इंट्रिकेट डिज़ाइंस, उस दुर्लभ डिज़ाइन यानी तौर तरीकों पर कार्य करने की वजह से उसकी आंखें अभ्यस्त हो गई हैं, धीरे धीरे सिकुड़ रही हैं। द वर्क इज लेबर इंटेंसिव, मतलब ये कार्य अत्यधिक परिश्रम का है। एंड द पे इज मीजर, और भुगतान बहुत थोड़ा सा है, भुगतान बहुत थोड़ा सा है और वर्क बहुत अधिक है। डिस्पाइट द चैलेंजेस, इन चुनौतियों के बावजूद भी सविता कंटिन्यूज टू वर्क, सविता कार्य करना जारी रखती है। ड्राइवन बाय द नीड टू सपोर्ट हर फैमिली, अपने परिवार की मदद करने की आवश्यकताओं से प्रेरित होकर वो कार्य कर रही है। हर स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द प्लाइट ऑफ मेनी इन द इंडस्ट्री, उसकी कहानी इस उद्योग में बहुत से लोगों के फंसे होने के प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है। ट्रैप्ड इन ये साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड ड्रगरी, जो गरीबी और अभाव के इस कुचक्र में फंसे हुए हैं। अथवा, अब देखिए बी में से है, बी क्या कह रहा है, तो बी नंबर कह रहा है बच्चों
कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुँचे, एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, और उन्होंने किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे किया। तो देखते हैं भैया क्या कह रहे हैं। गांधी जी रीच्ड चंपारण एट द इन्वाइटेशन ऑफ राजकुमार शुक्ला। गांधी जी राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर चंपारण पहुंचे। अब राजकुमार शुक्ला कौन है? ए लोकल फार्मर, मतलब एक स्थानीय किसान, हु अप्रोच्ड हिम एट द लखनऊ कांग्रेस, जो लखनऊ कांग्रेस के सम्मेलन में उन्हें मिला था। शुक्ला अर्ज्ड गांधी टू विजिट चंपारण, शुक्ला ने गांधी से चंपारण आने के लिए निवेदन किया। एंड एड्रेस द प्लाइट ऑफ इंडिगो फार्मर्स, और जो नील के किसान हैं उनकी स्थितियों से संबोधित किया। एक्सप्लॉइटेड बाई ब्रिटिश प्लांटर्स, जो अंग्रेज अधिकारियों से यानी अंग्रेज जमींदारों से बहुत अधिक परेशान थे। गांधी अराइव्ड इन चंपारण इन अप्रैल 1917, गांधी चंपारण में अप्रैल 1917 में पहुंचे। एंड बिगेन ऑर्गेनाइजिंग फार्मर्स, और किसानों को संगठन बनाने लगे। लिसनिंग टू दियर ग्रीवेंसेज, उनके दुखों को सुनते हुए। एंड प्रमोटिंग नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, और अहिंसा के आंदोलन को विकसित करते हुए उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। फिर क्या कह रहे हैं बच्चों? ही कलेक्टेड टेस्टिमोनीज, उन्होंने चरित्र यानी गुणों को इकट्ठा किया। मेट विद प्लांटर्स एंड ऑफिशियल्स, जमींदारों और अधिकारियों से मिले। एंड इवेंचुअली द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमीशन, और सौभाग्यवश सरकार ने एक आयोग गठित कर दिया। लीडिंग टू द एबोलिशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव तिनकठिया सिस्टम, जो इस तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। एंड रिफॉर्म्स इम्प्रूव। 9वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या कह रहे हैं? आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें दोबारा देखा। कवियत्री कह रहे मैंने उन्हें दोबारा देखा। वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, जो उदास थी और पीली थी एक देर में जैसे चंद्रमा, ठंडी के चंद्रमा के समान उदास थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और उस पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फेयर, जो मेरे बचपन का भय था। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा था वो था, क्या था? सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे जल्द मिलूंगी। ऑल आई डिड, जो कुछ मैंने किया, वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो मैं मुस्कुराई और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती ही रही। तो इस प्रकार से बच्चों ये आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा पोएम है। कमेंट सेक्शन में पोएम का नाम बताइए और साथ ही साथ पोएट का नाम भी बताइए। अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ इज द पोएटेस मदर कंपेयर्ड, कवियत्री की माँ की तुलना किससे की गई है? तो किससे की गई है कवियत्री की माँ की तुलना? तो द पोएटेस मदर इज कंपेयर्ड टू ए लेट विंटर्स मून, कवियत्री की माँ की तुलना ठंडी के एक देर के चंद्रमा से की गई है। सजेस्टिंग, ये सुझाव देते हुए, सी इज वैन, की वह पीली हैं, मतलब उदास हैं, पेल पीली हैं। एंड फेडिंग, और मुरझाई हुई हैं। मच लाइक द मून इन द विंटर सीजन, ठीक वैसा ही जैसा चंद्रमा ठंडी के समय में होता है। अच्छा, अब बी वाला क्या पूछ रहा है? बी पूछ रहा है कि व्हाट डिड द पोएटेस फील, कवियत्री क्या महसूस करती है? तो भैया आंसर में देखते हैं। द पोएटेस फेल्ट ए फैमिलियर एज, कवियत्री एक परिचित दर्द को महसूस करती है। ए चाइल्डहुड फेयर, एक बचपन का भय। लाइकली द फेयर ऑफ लॉसिंग हर मदर, ठीक वैसा ही जिससे अपनी माँ को खोने का भय उसे होता है। सी नंबर क्या कह रहा है? सी नंबर कह रहा है व्हाट डिड द पोएटेस डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल,
विदाई के समय पर यानी प्रस्थान के समय पर कवयित्री ने अपनी माँ के लिए क्या किया था? तो एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय पर, द पोएटेस स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, कवयित्री मुस्कुराई और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। ट्राइंग टू हाइड हर ट्रू इमोशन, अपने सच्चे भावों को छुपाने का प्रयास करते हुए, एंड पुट अप ए ब्रेव फेस, और एक बहादुर चेहरा बनाए रखा। सेइंग कहते हुए, सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे को जल्द ही देखूंगी या अम्मा आपसे जल्द ही मिलूंगी। ऐसा द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक कविता का आपको केंद्रीय भाव लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं केंद्रीय भाव। ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, माई मदर एट 66 है, ए रोड साइड स्टैंड है। इस तीनों में से किसी एक का करना है। तो हम लोग देखते हैं ए रोड साइड स्टैंड का। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है। द पोएम डिपिक्ट्स द क्वाइट डिस्प्रेशन ऑफ ए रूरल फैमिली रनिंग ए मेकशिफ्ट रोड साइड स्टॉल। मतलब ये कविता एक ग्रामीण परिवार की निराशाओं पर निर्भर है, जो क्या करते हैं, सड़क के किनारे अस्थायी दुकानें लगाते हैं, होपिंग फॉर ए मॉडेस्ट सेल फ्रॉम पासिंग सिटी ट्रेवलर्स, जो शहर के गुजरने वाले यात्रियों से एक प्रकार की आशा करते हैं कि उन्हें कुछ बिक्री हो जाएगी। दियर एर्नेस्ट हम्बल एस्पायरेशंस, उनके जो विनम्र प्रयास हैं, क्लैशेस विथ द इंडिफरेंस, भिन्न भिन्न वस्तुओं के, आर समटाइम्स सेल्फिश ग्रीड, या कभी कभी उनकी स्वार्थ की लालच हो जाती है, ऑफ द पासिंग मोटरिस्ट्स, जो गुजरने वाले मोटर वाले हैं उनके प्रति। हाईलाइटिंग द विडनिंग गैप बिटवीन रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन प्रॉस्पेरिटी, जो ग्रामीण गरीबी और शहरी संपन्नता के बीच में भेद को दर्शाती है। फ्रोस्ट अंडर स्कोर्स द सारो, रॉबर्ट फ्रोस्ट इसमें दुख को दबाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा को, एंड लॉस ऑफ डिग्निटी, और स्वाभिमान की हानि को, फेल्ट बाय द ऑनर्स, जो उन मालिकों के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा महसूस किए जाते हैं। व्हाइल आल्सो क्रिटिक्वाइंग द कॉलसनेस ऑफ ए सोसाइटी, जबकि एक ऐसे समाज की, समुदाय की आलोचना भी करते हैं, दैट इग्नोर्स जेन्युइन ह्यूमन नीड, जो मनुष्य की एक आधारभूत आवश्यकताओं को उपेक्षित करता है। इट इज़ ए पाइग्नेंट कमेंट्री ऑन इकोनॉमिक डिस्पेरिटी, ये सामाजिक यानी आर्थिक भिन्नता पर एक कथन है। अनफुलफिल्ड होप्स, कभी ना पूरी होने वाली आशाओं के प्रति, एंड द फेडिंग ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, और पारंपरिक जीवन के मुरझाते हुए तौर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, नीचे दिए गए किसी भी प्रश्न का 40 शब्दों में प्रत्येक का उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न इसमें से क्या कह रहा है, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर रोल इन द स्टोरी द टाइगर किंग, द टाइगर किंग कहानी में इस ज्योतिषी की क्या भूमिका थी। तो द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया, द टाइगर किंग्स डेथ वुड बी काज्ड बाई ए टाइगर, ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया कि बाघ राजा की मृत्यु एक बाघ के द्वारा होगी। प्रमोटिंग द किंग टू किल 99 टाइगर्स, जिसने बाघ राजा को यानी राजा को 99 बाघों को मारने के लिए प्रेरणा दे दी। दिस प्रोफेसी सिंबोलाइज्ड द इनविटेबिलिटी ऑफ फेट, ये भविष्यवाणी उसके भाग्य का पूरी तरीके से एक दूसरे से मिला जुला हुआ प्रतीक है। अल्टीमेटली फुलफिल्ड, जो अंततः पूरी होती है, व्हेन द किंग डाइड फ्रॉम ए वुडन टॉय टाइगर, जब राजा एक लकड़ी के बाघ से, खिलौने वाले बाघ से मर जाता है। आयरॉनिकली द 100 टाइगर, जो एक प्रतीकात्मक रूप से 100वां बाघ था। और अथवा में क्या कह रहा है बच्चों, अथवा कह रहा है, व्हाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका,
सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया? When he was 22, जब वह 22 साल का था तो उसे अमेरिका क्यों भेजा गया? तो भैया सदाओ वॉज सेंट टू अमेरिका एट 22। सदाओ को 22 वर्ष की उम्र पर अमेरिका भेजा गया टू स्पेशलाइज इन सर्जरी एंड मेडिसिन, मतलब शल्य चिकित्सा और किसमें और औषधि में विशेषज्ञता कुशलता प्राप्त करने के लिए भेजा गया। टू ब्रोडन हिज मेडिकल नॉलेज, अपने औषधीय ज्ञान एंड स्किल्स और कुशलता को विस्तृत करने के लिए। एंड टू बिकम ए रिनोन्ड सर्जन, और एक प्रसिद्ध सर्जन बनने के लिए उसे भेजा गया था। फुलफिलिंग हिज फादर्स विशेज, अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हुए। एंड जापान्स नीड फॉर स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशन और प्रोफेशनल्स, और जापान के एक कुशल औषधीय व्यवसाय की आवश्यकता को देखते हुए उसे इसके लिए भेजा गया था। अब देखते हैं इसमें बी नंबर क्या कह रहा है। बी नंबर कह रहा है हु वाज हना, हना कौन थी, और हाउ डिड हना मीट सदाओ, हना सदाओ को कैसे मिली। तो देखते हैं भैया कि हना कौन थी और वह सदाओ को कैसे मिली। हना वाज डॉक्टर सदाओज वाइफ, हना सदाओ की पत्नी थी। ए जापानी सर्जन, जो एक जापानी शल्य चिकित्सक था। दे मेट इन अमेरिका, वह अमेरिका में मिले व्हाइल स्टडीइंग, जब अध्ययन कर रहे थे। इंट्रोड्यूस्ड एट ए प्रोफेसर्स डिनर पार्टी, एक प्रवक्ता के रात्रि भोज की पार्टी में एक दूसरे से वह परिचित हुए। सदाओ परस्यूड हर आफ्टर कन्फर्मिंग, सदाओ से ये पहले कन्फर्म होने अर्थात विश्वस्त होने के बाद उसने उसे मनाया, और ये कन्फर्म हुआ कि हर जापानीज हेरिटेज की, उसकी सांस्कृतिक विरासत जापानी विरासत की थी। ड्यू टू हिज फादर्स ट्रेडिशनल वैल्यूज़, अपने पिताजी के पारंपरिक मूल्यों के कारण उसने ऐसा किया था। अथवा क्या कह रहा है बच्चों, अथवा कह रहा है और में हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई लैम्ब, डेरी लैम्ब से कैसे प्रभावित हुआ। तो डेरी वाज इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्स काइंडनेस, डेरी मिस्टर लैम्ब की दयालुता से प्रभावित था। पॉजिटिव आउटलुक, उनके सकारात्मक पक्ष से प्रभावित था। एंड एक्सेप्टेंस, और स्वीकृति से प्रभावित था। डिस्पाइट हिज आउन फिजिकल इम्पेयरमेंट, अपने खुद के व्यक्ति मतलब शारीरिक परिवर्तन होने के कारण भी। मिस्टर लैम्स वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट, श्रीमान लैम का जो उत्साह के शब्द थे। एंड एम्फेसिस ऑन इनर ब्यूटी, और आंतरिक सुंदरता पर जो दृढ़ता के शब्द थे। रिसोनेटेड विद डेरी, और डेरी के साथ घुल मिल गए। हेल्पिंग हिम कन्फ्रंट हिज इनसिक्योरिटीज, उसकी असुरक्षाओं का उसे सामना करने में उसकी मदद करते हुए। एंड कंसिडर ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, और जीवन के बारे में एक अलग अवधारणा को धारित करते हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, मतलब नीचे दिए गए किसी भी एक प्रश्न का आप 80 शब्दों में उत्तर देते हुए उसका मतलब उत्तर दीजिए। डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन, कह रहे हैं कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मतलब जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पाठ के आधार पर अंटार्कटिका का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं भैया। अंटार्कटिका इज ए ब्रीथ टेकिंगली ब्यूटीफुल एंड आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका सांस लेता हुआ यानी जीवित, सुंदर और एकांत महाद्वीप है। करेक्टराइज्ड बाय इट्स एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, जो अपने विस्तृत सफ़ेद भूभाग से बहुत ही अधिक विस्तृत था। अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, मतलब बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से नीला क्षितिज था। एंड सेवरल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट, और जो जब सूर्य दक्षिणी ध्रुव पर होता है तो उसमें पूरी तरीके से गर्मी का प्रकाश, 24 घंटे गर्मी का प्रकाश पाता है। इट इज़ ए प्लेस ऑफ इमेंस साइलेंस, ये एक गहरे शांति का स्थान है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ऑकेशनल एवलेंच, जो आर कैल्विंग आइस शीट्स, जो कभी कभी
केवल बर्फ की चद्दरों के सरकने या टूटने से प्रभावित होता है। द कॉन्टिनेंट इज होम टू ए वास्ट एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ। यह महाद्वीप एक विस्तृत जंगली जीवन का क्या है, घर है। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक मिजेस एंड माइट्स, मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले छोटे छोटे कणों से लेकर के टू मैजेस्टिक ब्लू व्हेल्स, विस्तृत नीली व्हेल तक यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, और यहाँ के जो बर्फ के चट्टान हैं उतने बड़े बड़े हैं जितने कि एक देश हैं। अंटार्कटिका होल्ड्स सीक्रेट्स ऑफ द टू द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य के रहस्यों को पकड़े हुए है। विद 90% ऑफ द प्लैनेट्स आइस स्टोर्ड हियर। यहाँ पर पूरे ग्रह का 99% बर्फ यहीं पर संग्रहित है। इट इज़ ए प्लेस, यह एक ऐसा स्थान है वेयर जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड, जहाँ पर भौगोलिक इतिहास फंसा हुआ है। रिवीलिंग क्लूज अबाउट द सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, जो गोंडवाना के एक विस्तृत मतलब उपमहाद्वीप गोंडवाना का रहस्यों को प्रकट करता है। इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन, मतलब कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन और संघनन, सब कुछ यहाँ पर है। द कॉन्टिनेंट्स फ्राइजिल इकोसिस्टम, जो इस महाद्वीप का नाजुक पारितंत्र है, मेक्स इट ए क्रूशियल इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये इसे एक जलवायु परिवर्तन का एक नाजुक संकेतक के रूप में दर्शाता है। सर्विंग एज ए वार्निंग साइन फॉर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का एक बहुत ही चेतावनीपूर्ण प्रतीक के रूप में है। अब देखते हैं बी वाले में, मतलब दोनों में से कोई एक करना है, और ये अब पूरी तरीके से इस सेशन का लास्ट है। कह रहे हैं हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, मतलब मनोचिकित्सक कौन था। व्हाट हैड ही टू से अबाउट द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल यानी तृतीय तल के बारे में उसने क्या कहा था। तो चलिए देखते हैं भैया। द साइकियाट्रिस्ट इन क्वेश्चन इज डॉक्टर सैम विनर, ए फ्रेंड ऑफ चार्ली। इस प्रश्न में साइकियाट्रिस्ट जो है ये सैम विनर है, जो कि एक मतलब चार्ली का एक मित्र है। द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, अब वो चार्ली कौन है, तो चार्ली प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी यानी इस कहानी का मुख्य पात्र है। द थर्ड लेवल मतलब थर्ड लेवल कहानी का, बाय जैक फिनी, जो जैक फिनी के द्वारा लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विनर के अनुसार द थर्ड लेवल इज मेटाफोरिकल स्पेस। थर्ड लेवल एक रूपक स्थान है, या कह सकते हैं कि काल्पनिक स्थान है। वेयर पीपुल कैन एस्केप फ्रॉम द प्रेशर ऑफ मॉडर्न लाइफ, जहाँ पर लोग आधुनिक जीवन के दबाव से भाग सकते हैं। ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है, इट इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड, कि ये मन की एक अवस्था है। वेयर इंडिविजुअल्स कैन फाइंड पीस एंड सोलेस, जहाँ पर कोई भी शांति और संयम प्राप्त कर सकता है। रिप्रेजेंटिंग ए लॉन्गिंग फॉर सिंपलर टाइम्स, एक सबसे आसान सा समय व्यतीत करते हुए वहाँ पर उपस्थित हो सकता है। डॉक्टर विनर सुझाव देते हैं दैट चार्लीज एक्सपीरियंस ऑफ द थर्ड लेवल, कि जो चार्ली का तृतीय तल के बारे में अनुभव है, इज ए फॉर्म ऑफ वेकिंग ड्रीम, यह एक जागते हुए स्वप्न का एक स्थान है, रूप है। विश फुलफिलमेंट, जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति है। इंडिकेटिंग चार्लीज अनहैप्पीनेस, जो चार्ली की नाराजगी, नाखुशी को संकेत के रूप में दर्शाता है। विद द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार के साथ। एंड हिज सबकॉन्शियस डिजायर टू एस्केप टू ए मोर पीसफुल पास्ट, और जो उसकी एक अंतःकरण की इच्छा है वह उसे एक अतीत के अच्छे समय में ले जाना चाहता है। इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने इस मॉडल पेपर को कंप्लीट किया, और
आप लोगों को बता दें, ऐसे ही आपको मॉडल पेपर मिलते रहें, इसके लिए अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्लास को लाइक कीजिए और लाइक करने के साथ साथ इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग फीडबैक ज़रूर देते रहिए भैया। फीडबैक से आपके अगर कहीं कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसमें मैं सुधार करने का पूरा प्रयास करूंगा। और जब आप लोग बाद में कमेंट कर दिया करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो उससे मुझे पता चलेगा, मैं बाद में जब भी चाहूँ उसे देख सकता हूँ कि इस क्लास में कौन सी सुधार की आवश्यकता थी और उस अकॉर्डिंग मैं अगले क्लास में सुधार कर सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, छुट्टियों का आनंद लेते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।